नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार और अगले हफ्ते के लिए क्या रहे अब आपकी शेयरों में कमाई के स्ट्रैटेजी। हमारे साथ आज आपकी सोमवार की तैयारी कराने के लिए शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही एक और खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी का स्वागत करते हैं आज के शो में और पूरी रिसर्च टीम से भी करेंगे बातचीत। कुशल से जानेंगे हम कैसे रहेंगे टाटा मोटर्स के क्वार्टर 3 नतीजे। वरुण बताएंगे एमएमटीसी पर एक्सक्लूसिव रिसर्च। तरुण से जानेंगे बजट में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए टैक्स राहत से जुड़े बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले बाजार में आज का कारोबार कैसा रहा जरा समझते हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा बाजार में भारी उतार चढ़ाव दिखा। इंट्राडे में खास तौर पर निफ्टी ने आज सेंचुरी लगाई। इंट्राडे में मिड कैप इंडेक्स में 3% से ज्यादा की तेजी भी दिखी। बैंक निफ्टी में भी तेजी रही, लेकिन कारोबार के आखिरी घंटे में ऊपरी स्तरों से भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली और सेंसेक्स और निफ्टी दिन भर की अपनी सारी बढ़त गंवाकर लाल निशान में बंद हुए। अंत में सेंसेक्स 77 अंक टूटकर 57,200 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 8 अंकों की गिरावट के साथ 17,100 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 293 अंक गिरकर 37,680 पर बंद हुआ। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आंकड़े आज सामने देखने को मिल रहे हैं जरा समझ लेते हैं। आंकड़े एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारी भरकम बिकवाली की है 5,045 करोड़ रुपए की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 3,358 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज दबाव बना कहां से। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में मजबूती के साथ शुरुआत होती दिखी और मजबूती भी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर होती हुई दिखी और उसके बाद बाजारों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 17,200 पार किया, 17,300 भी पार किया, 17,350 के ऊपर भी निकले और उसके बाद सेकंड हाफ थोड़ा मुश्किल भरा रहा। पहले हाफ की मजबूती बिकवाली में बदलती हुई दिखी क्योंकि सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर हुई। एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन कम थी, उसके चलते बाजार मजबूती के साथ खुले जरूर, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए क्योंकि जो सपोर्ट ग्लोबल मार्केट से चाहिए था वो थोड़ा सा मिसिंग था। इस वजह से बाजारों पर ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखा। पहले आज कमजोरी की शुरुआत बैंक निफ्टी ने की। बैंक निफ्टी भी 38,500 के नजदीक पहुंचने के बाद ऊपरी स्तरों से तेजी से फिसलता हुआ दिखा और निफ्टी भी ऐसा ही कुछ हाल दिखाता हुआ नजर आया। 17,100 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी में रही और बैंक निफ्टी 37,700 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन आज थोड़ा बेहतर था, वहां पर अच्छी खरीदारी होती दिखी। तो फरवरी सीरीज की शुरुआत भी ठीक वैसी हुई जैसे कि जनवरी सीरीज का अंत था, यानी ये पूरा ही हफ्ता 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन बाजार ने भारी उतार चढ़ाव देखा और ये भारी उतार चढ़ाव न सिर्फ हमारे यहाँ है बल्कि दुनिया भर के बाजारों में है। तो ऐसा लग रहा है कि अब भी आगे मूड माहौल और दिशा दशा तय करने से पहले बाजार थोड़ा वोलेटाइल रह सकते हैं और शायद ये एक डायरेक्शन जो क्लियर कट बाजार को चाहिए अगले हफ्ते बजट के बाद मिले। अब सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी भी हम समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज के खास मेहमान संदीप जैन से करते हैं बातचीत। संदीप जी, पूरे हफ्ते बाजार में उतार चढ़ाव भरा माहौल और ये है बजट के हफ्ते के पहले। अब इस पूरे माहौल को हम कैसे सम अप कर सकते हैं इस पूरे हफ्ते का, अगर हम रिकैप आपसे लें? बिल्कुल, जैसा कि अनिल जी ने अभी कहा कि जबरदस्त वॉलेटिलिटी है। इंडियन मार्केट्स हो या बाहर के मार्केट्स हो, और बड़ा एक डायरेक्शन की जब तलाश रहती है तो हमेशा ऐसी वॉलेटिलिटी रहती है। बट फिर भी आज बहुत बढ़िया ओपनिंग थी और मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ था। फिर से लाल में बंद हुए। 17,300 350 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरफ प्ले कर रहा है। बाकी एक सामने इतना बड़ा इवेंट है बजट, और वहां पे हम हल्के जाने की अब कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है। देखते हैं मंडे को क्या रहता है मार्केट। बट ओवरऑल बजट के ऊपर भी पूरी उम्मीदें हैं कि किस तरीके से आने वाला है, और अगर वहां पे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आता है तो कहीं ना कहीं बेटर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और नहीं आता है तो ऑलरेडी काफी चीजें डिस्काउंटेड है। बट फिर भी ग्लोबल क्यूज और इंपोर्टेड फैक्टर्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स जो वर्क कर रहे हैं। मेरी राय यही रहेगी कि लाइट रहना चाहिए और हिसाब से ही अपनी पोजीशंस को बनाएं, क्योंकि इतने बड़े इवेंट के पहले हल्के खुद भी जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और उसी तर्ज पे मैं कुछ सेफर स्टॉक्स लाने की कोशिश किया हूं। तो मैंने टीसीएस इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे, जहां पे एक बायबैक की बहुत बड़ी न्यूज भी है, 4500 रुपये का बायबैक और फिर करेक्ट भी हो चुका है। आईटी स्टॉक्स में करेक्शन था, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को लेना चाहिए। 3760 3770 का स्टॉप लॉस और 3660 का 3770 का टारगेट,
और 3660 का स्टॉप लॉस। और पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूँ सुब्रोस, जो कि आज के दिन में बढ़िया बंद हुआ था और मुझे लगता है कि ऑटो इंसुलरीज भी अच्छा करेंगे। इस बजट में भी कुछ ना कुछ इस सेक्टर को लेकर कुछ ना कुछ बढ़िया प्रावधान आ सकते हैं। तो 370 की क्लोजिंग प्राइस थी, 430 का टारगेट लगाएं और 340 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो इंट्राडे एफएनओ पिक में टीसीएस में खरीदारी की राय संदीप जी की और पोजिशनल व्यू सुब्रोस में रखने का सुझाव दिया है। बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से, लेकिन कुछ नतीजों पर कर लेते हैं चर्चा। एल&टी के नतीजे आए, अनुमान के मुताबिक रहे और क्वार्टर 3 का मुनाफा जो है एल&टी का घटकर 2055 करोड़ रुपए हुआ। क्वार्टर 3 कंसोलिडेटेड मुनाफा 2467 करोड़ से घटकर 2055 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दर्ज किया गया। कंसोलिडेटेड आय जो है 35,596 करोड़ से बढ़कर 39,563 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दर्ज की गई है। और आपको ये भी बता दें कि एल&टी क्वार्टर 3 में 50,360 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी मिले हैं। तो ये एल&टी के नतीजे हैं जो कि सामने आए हैं और एक क्विक राय हम संदीप जी की लेते हैं। संदीप जी, नतीजे अनुमान के मुताबिक, हालांकि मुनाफा घटा है एल&टी का, आपकी क्या राय? देखिए, वैसे भी ये स्टॉक मुझे वैसे बहुत पसंद है और अगर भारत की स्टोरी के साथ, इंडियन स्टोरी के साथ जाएं तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है और इंफ्रा पुश और ये सब कुछ देखने को मिलेगा आगे भी आने वाले दिनों में। तो ठीक है, मेरे हिसाब से एक बार करेक्ट भी हो चुका है और रिजल्ट्स ठीक ठाक से बोलूंगा मैं, तो मेरे हिसाब से वैसे मूव भी बहुत बड़ा दे चुका है और ऊपर के लेवल्स 2100 के लगभग के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका स्टॉक। तो मेरे हिसाब से बस जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, बहुत ज्यादा इसमें बाइंग करने की भी एक बार अभी इमीडिएटली कोशिश नहीं करनी चाहिए। बजट के बाद देखेंगे किस तरीके की चीजें, किस तरीके की पॉलिसीज निकल के आती है कंपनी के फायदे के लिए। सो मेरे हिसाब से इट्स अ होल्ड। बिल्कुल, तो एल&टी में जिनके पास स्टॉक है उनको होल्ड करने की सलाह संदीप जी की। वहीं सोमवार यानी 31 जनवरी को टाटा मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान क्या कहता है, ये समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताएं क्या कहते हैं टाटा मोटर्स के नतीजों का अनुमान? जी, तो टाटा मोटर्स के नंबर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टैंडअलोन आधार पर तो काफ़ी बेहतर रहने का अनुमान है। हालांकि जो जेएलआर की वॉल्यूम में गिरावट हुई है उससे कंपनी की कंसोलिडेटेड आधार पर जो आय है वहाँ पर करीबन 1.5% की बढ़त ही रहने का अनुमान है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट हम कह सकते हैं। 76,800 करोड़ पर कंपनी की जो आय है वो आती हुई नजर आ सकती है। साथ ही कंपनी की अगर आप मार्जिन्स देखें या कामकाजी मुनाफा देखें तो 26%, 26.5% की गिरावट के साथ 8,450 करोड़ पर कंपनी अपना कामकाजी मुनाफा भी दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। जेएलआर की वॉल्यूम में करीबन 18% की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हालांकि स्टैंडअलोन आधार पर वॉल्यूम में 26% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है और इसी वजह से कंपनी का अगर आप देखें तो ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो स्टेबल रहेगा। बट अगर आप कंपनी की मार्जिन्स पर नजर डालें तो 15.2% पिछले साल के मुकाबले इस बार 11% की मार्जिन्स कंपनी के दर्ज करती हुई दिख सकती है। एंड ओवरऑल जो 2900 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, इस बार 250 करोड़ के घाटे में भी तब्दील हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर नजर रखनी है और आगे चलकर किस तरह से पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल भारतीय कारोबार में लीड करते हुए नजर आएंगे या फिर कंपनी का क्या आउटलुक है, क्या लॉन्चेस है, ये सब पे नजर रखनी है हमें। और साथ ही जो जेएलआर की वॉल्यूम डिक्लाइन है वो कब अरेस्ट होती हुई दिखेगी और सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज जो है वो कब हटेगी, इन सब चीज़ों को जो है हमें ध्यान में रखना होगा जब भी मैनेजमेंट जो है अपनी कॉन कॉल या कमेंट्री देगी। तो यहाँ पर आपको बड़ा फोकस रखना है नतीजों के साथ साथ। अब एमएमटीसी से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि नीलाचल इस्पात निगम का विनिवेश पूरा हो गया है और सूत्रों के मुताबिक इसे टाटा स्टील ने खरीदा है। माना जा रहा है कि नीलाचल इस्पात करीब 10 से 15 हजार करोड़ रुपए में बिकी है। लेकिन नीलाचल इस्पात निगम के विनिवेश के बाद एमएमटीसी का वैल्यूएशन कितना होगा, इस पर एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? नीलाचल इस्पात में अगर हिस्सा बेचा जाता है तो उसका बड़ा फायदा उन कंपनियों को होगा जिनका नीलाचल इस्पात में हिस्सा है और इसमें सबसे आगे है एमएमटीसी, क्योंकि इनका करीब 49.78% के आसपास की हिस्सेदारी है। और अगर 10 से 12 हज़ार करोड़ में ये हिस्सा बेचा जाता है तो एमएमटीसी को मिलेंगे करीब 5 से 6 हज़ार करोड़ के आसपास। इन 6 हज़ार करोड़ का इस्तेमाल लोग मान के चल रहे हैं कि एमएमटीसी डिविडेंड देने में कर सकता है और करीब 40 रुपये प्रति शेयर के आसपास का डिविडेंड जो है इस कंपनी के निवेशक को मिल सकता है। लेकिन कंपनी ने कहा था कि इन फंड्स का इस्तेमाल कंपनी काफ़ी हद तक कर्ज कम करने में भी करेगी। कुल 2400 करोड़ के आसपास का कर्जा अगर पूरा का पूरा भुगतान भी कर दे तो भी 3600 करोड़ के आसपास बचते हैं और
इसमें डिविडेंड निकल के आता है 24 रुपये प्रति शेयर का, यानी कि इन्वेस्टर्स को 24 से 40 रुपये प्रति शेयर के आसपास का डिविडेंड जो है वो मिल सकता है। नीलाचल इस्पात अगर आप देखेंगे बॉटम लाइन पे लॉस मेकिंग है, उसके चलते एमएमटीसी को कंसोलिडेटेड बेसिस पे लॉस होता है। तो अगर यहाँ पे हिस्सेदारी बेची जाती है तो एक तो लॉसेस कम हो जाएंगे और दूसरा अगर कंपनी कर्ज कम करती है तो इसका भी वैल्यूएशन पे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। फिलहाल मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप देखेंगे एमएमटीसी का तो केवल 0.3 टाइम्स के आसपास है, तो यहाँ से एक बहुत बड़ी रीरेटिंग जो है वो इस कंपनी की हो सकती है। और अगर फेयर वैल्यू निकालने जाए एमएमटीसी की तो ये करीब 80 से 100 रुपये के बीच में निकल के आती है, यानी कि एक बड़ा डिविडेंड जो है वो तो आपको मिल सकता है, एक बड़ी रीरेटिंग जो है वो भी इस कंपनी की हो सकती है। और आइए अब देखते हैं ये आएगा बजट में। बजट में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए टैक्स राहत से जुड़े बड़े ऐलान हो सकते हैं। अब ये ऐलान कैसे हैं, हमारे सहयोगी तरुण शर्मा का रुख कर लेते हैं। तरुण, आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, सूत्रों के हवाले से कुछ खबर आ रही है कि म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए कुछ टैक्स राहत मिल सकती है, क्या ऐलान संभावित है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें यूनिट होल्डर 2 बार एसटीटी पे करता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसे हम कहते हैं। एक बार जब म्यूचुअल फंड कंपनीज जब यूनिट होल्डर्स के लिए किसी कंपनी में निवेश करती है तो एसटीटी पे करती है, और जब यूनिट होल्डर उस म्यूचुअल फंड से अपना रिडम्पशन करता है तब एसटीटी पे करता है। तो अब ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि या तो एसटीटी बिल्कुल ना लिया जाए या एसटीटी एक बार लिया जाए, क्योंकि एक ही चीज के लिए 2 बार एसटीटी लेना बेबुनियाद है। तो अब उस पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उस पे एक विचार किया जा रहा है, और ये विचार होगा, ये फैसला बजट में आ सकता है कि जो एसटीटी है वो केवल रिडम्पशन पे लगे, जब म्यूचुअल फंड कंपनीज इस पे जब यूनिट होल्डर्स के लिए बाय करे तब उस पे एसटीटी ना लगे। तो एक बड़ा रिलीफ यहाँ पे म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को इस बजट में मिल सकता है। बहुत शुक्रिया तरुण, एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो म्यूचुअल फंड निवेश में दोहरी एसटीटी को हटाने की मांग हो सकता है, 2 के बजाय एक बारी एसटीटी लगाने का प्रस्ताव यहां पर सामने बजट में हमें देखने को मिले। तो ये तो रही बात म्यूचुअल फंड पर टैक्स में राहत की। और आइए अब सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, नजर रहेगी अमेरिकी बाजारों की चाल पर। 4 दिनों से अमेरिकी बाजार काफी वोलेटाइल हैं और भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त कारोबार करते हुए दिख रहे थे, न कोई बड़ी तेजी न कोई बड़ी मंदी के संकेत। लेकिन ऐसा होगा नहीं, नेचुरली बाजार में एक्शन भरपूर होगा। पहला ट्रिगर वहां से आएगा, दूसरा ट्रिगर आएगा एफआईज के आंकड़ों से। क्या फरवरी की सीरीज की शुरुआत में एफआईज अपनी जो बिकवाली का प्रेशर पहले बनाए हुए थे उसे कम करते हैं या अब भी बिकवाली रहती है? ये 2 बड़े ट्रिगर होंगे जो तय करेंगे भारतीय बाजारों को किस तरह का कारोबार करना है। तुरंत जो सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 17,000 का, इसके नीचे फिसले तो 16,825, 16,875 निफ्टी पर सोमवार को मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 17,300, 17,375 की रेंज है जहां जाकर बाजार रुकेंगे, अटकेंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 37,050, 37,225 अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर आपके लिए सोमवार और बजट तक का ये लेवल रहेगा। और ऊपरी स्तरों पर अगर एक बार फिर से हमने 38,000 को पार किया तो 38,325, 38,475 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। वोलेटिलिटी को देखकर रेंज बड़ी बनती हुई दिख रही है। फैक्टर्स ढेर सारे हैं, हमारे अपने एफआईज की खरीदारी, बिकवाली के, ग्लोबल मार्केट्स के उतार चढ़ाव के, और उसके ऊपर मंगलवार को आने वाले बजट से पहले पोजीशन कम करने की ट्रेडर्स की मानसिकता। तो इन सब के बीच में सोमवार का ट्रेडिंग सेशन बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद अहम रहेगा। संदीप जी, आपके पास आ रहे हैं लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक आज आप बताने वाले हैं? बिल्कुल, गरवारे हाईटेक फिल्म्स, जिसका नाम पहले गरवारे पॉलिएस्टर हुआ करता था, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। गरवारे नाम आते ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, एक्सपीरियंस प्रमोटर, पुराना पेडिग्री साथ में आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है, पायनियर है जिस भी फील्ड में ये काम कर रही है। पॉलिएस्टर फिल्म मैन्युफैक्चरर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए इनको प्रेस काउंसिल से, जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होती है। ये पैकेजिंग पॉलिएस्टर इनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर इनके वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, 5 इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, और इनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन और कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन है, जिसमें
कई चीजों में ये लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट इस तरीके की कैपेसिटीज बनाए हुए हैं। और इंडिया के लोग पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स में एकमात्र कंपनी है। तो अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं तो 12.5 के पी मल्टीपल पे बहुत सस्ता लगता है। प्रॉफिट की कैगर पिछले 3 साल की 55% की रही है और अच्छा खासा इन्होंने डिविडेंड भी बांटते हैं 1.25% के लगभग। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे, 38 करोड़ लास्ट सितंबर में था, उसके सामने सितंबर 2021 में 43% का पैट है। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 61% के लगभग की स्टेक है और डीआईएस एफआईएस भी है। और एक रिनाउंड इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी ने दिसंबर के क्वार्टर में इसमें अपनी स्टेक को बढ़ाया है 3.25% के लगभग। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए 950 970 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो गरवारे हाईटेक में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह संदीप जैन की। संदीप जी, जिससे पहले हम आपसे इजाजत लें, क्योंकि हम एक बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, साल का सबसे बड़ा इवेंट हमारे देश का बजट, कौन सा सेक्टर आपको काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव, आकर्षक लग रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल और पर्टिनेंट है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट के पहले कुछ तो ईवी रिलेटेड आना चाहिए, कुछ मुझे लगता है कि एग्री इनपुट्स रिलेटेड सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि और एग्री रिलेटेड सेक्टर जैसे कि शुगर है या इथेनॉल रिलेटेड कुछ आना चाहिए। फिर ऐसा लगता है कि इंफ्रा के ऊपर पुश तो सरकार का रहेगा ही, और कुछ ऐसा लगता है कि ऑटो के ऊपर, ऑटो इंसुलरीज के ऊपर, मेक इन इंडिया या फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, पीएलआईज को लेकर भी कुछ बातचीत हो सकती है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि एग्री, फर्टिलाइजर्स, इन पे नजरें बनाए रखें। और उससे भी ज्यादा एक और जो मुझे बढ़िया सेक्टर लगता है वो ये है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनियां आज भी अच्छा की थी और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को लेकर पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। हो सकता है कि जो रिबेट है ईटीसी के अंडर में होम लोन्स को लेकर वहां पे कुछ अच्छे चेंजेस आ जाए। सो देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारी है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एफएम जिस तरीके से पिछले साल बहुत बढ़िया सबको खुश करके गई हैं, इस साल भी वैसे ही कुछ रौनक लौट आए मार्केट में, जो कि ऑलरेडी काफी करेक्टेड और नर्वस है। बिल्कुल सर, चलिए अब सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी समझते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहाँ रखी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए बाजार में बजट के चलते थोड़ी उठापटक जरूर है, बट ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो 2 ट्रेड यहाँ पे रहेंगे, दोनों कोल साइड में रहेंगे। पहला रहेगा टाटा केमिकल का। तो इस काउंटर में आप देखोगे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव और अभी एक मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ है। तो 960 का टाटा केमिकल का फरवरी का कॉल लेने की सलाह रहेगी और ये कॉल लगभग 33 रुपए के आसपास है। 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 53 रुपए के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। दूसरा जो रहेगा वो सन फार्मा पे रहेगा। सिलेक्टिव डिफेंसिव काउंटर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सन फार्मा का 800 का 40 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 24 रुपए के आसपास है। 16 का स्टॉप लॉस लगाइए और ये 40 रुपए का टारगेट यहाँ पे लगाते हुए नजर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया चंदन जी, सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। संदीप जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज के शो में बस इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।